नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित होने वाली पेट 2026 की परीक्षा का अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। परीक्षा में सफलता हासिल करने के लिए घटना चक्र पूर्वावलोकन सीरीज का महत्व क्या है, यह आप और हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। पिछले वर्षों के प्रश्नों का विश्लेषण यह तय करता है कि आगामी परीक्षा में हमारा स्कोर क्या रहने वाला है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आज के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो कापी और पेन तैयार रखिए, क्योंकि इतिहास के इन पन्नों से आपके परीक्षा में नंबर पक्के होने वाले हैं। आइए बिना किसी देरी के आज के पहले प्रश्न और टॉपिक से इस प्रकार की शुरुआत करते हैं। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? तो पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम हैं जिन्होंने भारत पर पहली बार आक्रमण किया है। तो इसको ज़रा डिटेल में पढ़ लेते हैं हम लोग। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण 636 ईस्वी में थाड़ी पर खलीफा उमर के शासनकाल में हुआ था, जबकि भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। इराक के हाकिम अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। कठिन संघर्ष के बाद मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में सिंध के शासक दाहिर को पराजित करने में सफल हुआ और सिंध को जीत लिया। फारसी ग्रंथ चचनामा से अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। किससे मिलती है जानकारी? फारसी ग्रंथ चचनामा से अरबों द्वारा सिंध पर विजय की जानकारी मिलती है। अगले प्रश्न की ओर। खजुराहो के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में हैं? खजुराहो के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में हैं? तो ये उत्तर है मध्य प्रदेश में। खजुराहो के मंदिर या खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता का बखान कर रहे हैं। इन मंदिरों का निर्माण 950 से 1050 ईस्वी चंदेलों का मुख्य काल, लेकिन पूर्ववर्ती एवं परवर्ती काल में भी निर्माण हुए के बीच कराया गया था। यहाँ मंदिरों के में कंदरिया महादेव मंदिर सर्व प्रमुख है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान के पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया? तो इनमें से कोई उत्तर नहीं है। मोहम्मद गौरी ने 1194 ईस्वी में कन्नौज के शासक जयचंद पर आक्रमण किया। उस समय कन्नौज जो है एक शक्तिशाली राज्य था, जिसकी पृथ्वीराज से शत्रुता थी। मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच चंदावर में युद्ध हुआ, जिसमें जयचंद जो है मारा गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ? मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ? तो 1191 में। मोहम्मद गौरी 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ। इसके पश्चात तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज तृतीय को पराजित किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अमीर खुसरो का जन्म स्थान क्या है? तो कासगंज। ये इस समय उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है कासगंज। ये अमीर खुसरो का जन्म स्थान है। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के वर्तमान कासगंज जिले के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। इन्हें खड़ी बोली, कव्वाली और तबला का जनक माना जाता है। इन्होंने किरान उस सादेन और मिफ्ता उल फतूह, नूह सिपहर, तुगलकनामा, खजाइन उल फुतूह आदि ग्रंथों की रचना की। इन्हें तूतीय हिंद भी कहा जाता है। अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है? तूतीय हिंद भी कहा जाता है। तूतीय हिंद भी इनको कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग।
अमीर खुसरो, जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है, अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है, किसके दरबार में दरबारी कवि थे? तो ये जो हैं अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। अमीर खुसरो, जिन्हें कव्वाली का पिता या भारत का तोता तूतिए हिंद भी कहा जाता है, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? लौह और रक्त की नीति जो है बलबन ने अपनाई थी। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? बलबन ने। लौह और रक्त की नीति बलबन ने अपनाई। बलबन के राजत्व सिद्धांत की दो मुख्य विशेषताएं थीं। पहली, सुल्तान का पद ईश्वर द्वारा प्रदत्त होता है और दूसरी, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में शामिल है? अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है? तो ये है कुतुब मीनार। अलाई दरवाज़ा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया था। इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थरों और सफ़ेद संगमरमर से हुआ। यह प्रारंभिक तुर्की कला का एक श्रेष्ठ नमूना है। इसके अलावा अलाउद्दीन ने सीरी के किले हजार सितून महल का निर्माण भी करवाया। अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है? कुतुब मीनार में है। यह कुतुब मीनार में है और किसने निर्माण करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? ये नई दिल्ली में स्थित है। अलाई दरवाज़ा दोस्तों कहाँ है? अलाई दरवाज़ा नई दिल्ली में। अलाई दरवाज़ा नई दिल्ली में है। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासन की अवधि क्या थी? 1296 से 1316। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासन की अवधि जो है 1296 से 1316 रही। इसने 1296 में धोखे से सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की हत्या करके स्वयं सत्ता हथिया ली थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी की बनी मीनार है। इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया? तो इसमें योगदान का निर्माण किसने नहीं दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ करवाया और सुल्तान इल्तुतमिश के कार्यकाल में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में बिजली गिरने से इसकी चौथी मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई। किसके शासनकाल में चौथी मंजिल क्षतिग्रस्त हुई? फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। अतः फिरोज शाह तुगलक ने चौथी मंजिल के पुनर्निर्माण के साथ साथ पाँचवीं मंजिल का भी निर्माण करवाया। तो पाँचवीं मंजिल का भी निर्माण किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने पाँचवीं मंजिल का भी निर्माण करवाया। इस प्रकार कुतुब मीनार में 4 मंजिलों के स्थान पर 5 मंजिलें बन गईं, जो आज भी विद्यमान हैं। स्पष्ट है कि कुतुब मीनार के निर्माण में अलाउद्दीन खिलजी का कोई योगदान नहीं है। अगला है, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? कुतुब मीनार कहाँ स्थित? तो ये जो है दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का एक केंद्र कब नष्ट हो गया? तो ये कब नष्ट किया गया? 1200 ईस्वी में। 1200 ईस्वी में जो है नालंदा विश्वविद्यालय के नष्ट कर दिया गया था। मोहम्मद गौरी के एक साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 से 1203 ईस्वी के मध्य बिहार की विजय की तथा नालंदा एवं विक्रमशिला विहार को नष्ट कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय एक आवासीय विश्वविद्यालय का उदाहरण था जो बौद्ध शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। यद्यपि नालंदा एवं विक्रमशिला शिक्षण केंद्र पर आक्रमण कई बार हुए, तथापि नज़दीकी 1200 ईस्वी में है। अच्छा, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया? भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया? तो ये 1398 ईस्वी में। मध्य एशिया में के मंगोल सेनानायक तैमूर ने 1398 ईस्वी में तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद के समय भारत पर आक्रमण किया था। तैमूर का यह आक्रमण तुगलक वंश और दिल्ली दोनों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ। किसके लिए? तुगलक वंश और दिल्ली दोनों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है कि किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? तो तुगलक वंश की नींव किसने रखी थी?
गयासुद्दीन तुगलक ने। भारत में तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक, गाजी मलिक, जिसको गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता है, ने 1320 ईस्वी में की थी। सिंचाई हेतु नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक गयासुद्दीन था। सिंचाई हेतु नहर का निर्माण कराने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। खिज्र खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? तो खिज्र जो है सैयद वंश से संबंधित है। खिज्र खान सैयद वंश का संस्थापक था। यह 1414 ईस्वी में दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा। 1421 ईस्वी में खिज्र खान की मृत्यु हो गई। किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया? इब्न बतूता जो है भारत किसके शासनकाल में आया? ये जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता तुगलक शासक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे राजदूत बनाकर चीन भेजा था। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत रेहला नाम से जाना जाता है। रेहला नाम से जाना जाता है। कई वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था। तो 1526 ईस्वी में 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में जो है पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया। बाबर के तोपखाने और तुगलका युद्ध नीति ने इस युद्ध में आश्चर्यजनक कार्य किया। इब्राहिम लोदी की सेना संख्या में अधिक होते हुए भी पराजित हुई और इब्राहिम लोदी रण क्षेत्र में मारा गया। फलस्वरूप दिल्ली और आगरा पर बाबर का अधिकार हो गया। यानी पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई? 21 अप्रैल 1526 को। किसके बीच में हुई? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इब्राहिम लोदी की हार हुई, बाबर विजयी हुआ, दिल्ली और आगरा पर राज करने लगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था। अब्बास खां सरवानी। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में लेखकों में अब्बास खां सरवानी शामिल नहीं था। अब्बास खां सरवानी ने तारीख़ शेर शाही के तहत शेर शाह सूरी का इतिहास लिखा था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया? तो सबसे कम अवधि शासन किसने किया? खिलजी ने। देखो, गुलाम वंश 1206 से 1290 84 वर्ष तक शासन रहा। खिलजी वंश का 1290 से 1320 30 वर्ष तक रहा केवल। तुगलक वंश 1320 से 1412 92 वर्ष रहा। और सैयद वंश जो है 1414 से 1451 ईस्वी 37 वर्ष रहा। यानी सबसे कम जो है खिलजी वंश का रहा और उस सबसे ज़्यादा तुगलक वंश का शासनकाल रहा। बढ़ते हैं आगे की ओर। खिज्र खान दिल्ली का शासक था। निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? खिज्र खान जो है किस वंश से संबंधित था? ये सैयद राजवंश से संबंधित था। खिज्र खान दिल्ली का शासक सैयद राजवंश से संबंधित था। सैयद राजवंश की स्थापना खिज्र खान ने 1414 ईस्वी में की थी तथा इस राजवंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 1451 ईस्वी था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहरम बुक्का नामक दो भाइयों ने मिलकर की थी। उनके पिता संगम के नाम पर उनका वंश संगम वंश कहलाया। यद्यपि हरिहर प्रथम शासक था, परंतु विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहरम बुक्का दोनों ने मिलकर की थी। यानी इस प्रश्न का उत्तर जो है दोनों ए और बी दोनों सही होंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? विजयनगर साम्राज्य तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था।
विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे है? तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। कृष्णा की सहायक नदी तुंगभद्रा नदी के तट पर हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। इस साम्राज्य पर 4 राजवंशों यानी संगम वंश, शालू वंश, तुलु वंश और अराविडु वंश ने शासन किया। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध राजा कृष्णदेव राय थे। विजयनगर का साम्राज्य उनके कार्यकाल में भव्यता के शिखर पर पहुंच गया था। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तुलुव राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो तुलुव राजवंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। तुलुव राजवंश की स्थापना 1505 ईस्वी में वीर नरसिंह तुलु द्वारा की गई। वीर नरसिंह तुलु ने 1509 ईस्वी तक विजयनगर पर शासन किया। तत्पश्चात उसके भाई कृष्णदेव राय ने 1509 ईस्वी में शासन किया। कृष्णदेव राय के समय में विजयनगर साम्राज्य ऐश्वर्य और शक्ति की चरम सीमा पर पहुंच गया। कृष्णदेव राय ने नागलपुर नामक एक नवीन नगर बसाया। कौन सा नगर बसाया? नागलपुर नामक एक नवीन नगर बसाया तथा अमुक्तमाल्यद नामक ग्रंथ की रचना तेलुगु भाषा में की। किस भाषा में की? तेलुगु भाषा में की। मुगल शासक बाबर ने भी अपनी आत्मकथा कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थीं? तो ये है विजयनगर साम्राज्य में। विजयनगर साम्राज्य में स्त्रियों को समाज में सम्मान प्राप्त था। इस काल में स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। उनको राज्य सेवा में भी स्थान प्राप्त होता था। वे संगीत, नृत्य और ललित कलाओं के अतिरिक्त शस्त्र विद्या में भी भाग लेती थीं। डोमिंगो पायस के अनुसार कुश्ती लोकप्रिय खेल था। यह पुरुषों और महिलाओं के में समान रूप से प्रचलित था। स्त्रियां अंगरक्षिका और सुरक्षाकर्मी के रूप में नियुक्त की जाती थीं। वे युद्ध क्षेत्र में भी जाती थीं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। विजयनगर की प्रचलित परंपराओं के अनुसार राय यानी विजयनगर के शासकों को क्या कहा जाता था? विजयनगर के शासकों को जो है नरपति कहा जाता था। विजयनगर के प्रचलित परंपरा के अनुसार जो है विजयनगर के शासकों को क्या कहा जाता था? नरपति कहा जाता था। इसके बाद में अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। विजयनगर की लोक प्रचलित परंपराओं के अनुसार दक्कन के सुल्तानों को अश्वपति तथा रायों को नरपति की संज्ञा दी गई। यानी दक्कन के सुल्तानों को क्या कहा जाता था? अश्वपति कहा जाता था। और रायों के सुल्तानों को जो है नरपति कहा जाता था। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। विजयनगर वास्तुकला द्रविड़ शैली का सबसे विकसित उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर विजयनगर स्थापत्य शैली का है? तो ये है विरूपाक्ष मंदिर। हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर विजयनगर वास्तुकला द्रविड़ स्थापत्य शैली का उदाहरण है। यह द्रविड़ वास्तुकला के पूर्ण विकसित और परिपूर्ण चरण का प्रतिनिधित्व करता है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। विरूपाक्ष मंदिर कौन सा है? भगवान शिव के लिए समर्पित है। और जो है ये कहाँ है? हम्पी कहाँ है? कर्नाटक। हम्पी कर्नाटक में है। यानी विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? कर्नाटक में है। हम्पी के कर्नाटक में है। विजयनगर वास्तुकला द्रविड़ वास्तुकला है कि उसमें बना हुआ है और ये भगवान शिव के लिए समर्पित है। फिर अगला टॉपिक आ जाता है मुगल साम्राज्य। मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा सांगा और उनके सहयोगियों को हराया था? तो ये है खानवा का युद्ध। 1527 ईस्वी में मुगल सम्राट बाबर ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा एवं उनके सहयोगियों को हराया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों पर से गिरकर हुई थी? तो ये है हुमायूं। हुमायूं की मृत्यु दिल्ली में दीन पनाह भवन में स्थित शेर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। लेन पुल ने हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए कहा, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी। किसने कहा है? लेन पुल ने। अच्छा, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हुमायूं की दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया?
ये कलानौर में, कलानौर में अकबर को मुगल सिंहासन पर बैठाया गया। हुमायूं की दीन ए पनाह पुस्तकालय हुमायूं की दीन ए पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों पर उतरते समय जनवरी 1556 में मृत्यु हो गई थी। हुमायूं की मृत्यु के बाद 14 फरवरी 1556 ईस्वी को अकबर का कलानौर में राज्याभिषेक कराया गया। किसका? अकबर का कलानौर में राज्याभिषेक कराया गया। इस समय अकबर की आयु 14 वर्ष से कम थी। उनके पिता की मृत्यु के समय अकबर अपने शिक्षक बैरम खां के साथ कलानौर में था। अकबर अपने शिक्षक बैरम खां के साथ जो है कलानौर में था। अच्छा, अब आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ, यानी छापा गया? तो ये जो है शेरशाह सूरी, अफगान शासक शेरशाह सूरी 1540 से 1545 ईस्वी के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित किया गया। इसका वजन 178 ग्राम था। यह रुपया चांदी का था। किसका? काहे का था? चांदी का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की? तो भूमि मापांकन की व्यवस्था शेरशाह ने शुरू करी। भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की गई शेरशाह सूरी द्वारा। शेरशाह सूरी द्वारा जो है उसने गजे सिकंदरी द्वारा भूमि की पैमाइश कराई। उपज के आधार पर भूमि को उत्तम, मध्यम और निकृष्ट 3 श्रेणियों में बांटा गया। उत्तम, मध्यम और निकृष्ट श्रेणियों में 3 में बांटा गया। गजे सिकंदरी एक पैमाना रखा गया जिसे भूमि की पैमाइश की जाती थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध हैं? जलालुद्दीन मोहम्मद जो है अकबर के नाम से प्रसिद्ध हैं। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। वह मुगल साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध बादशाह था। अकबर भारत में मुगल वंश का तीसरा शासक था। अकबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का पौत्र और हुमायूं का पुत्र था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? तो प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां, जहां कलानौर में ये इसके साथ में थे। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट के राजा वीर साल के महल में हुआ था। जब उसका राज्याभिषेक हुआ तब उस समय उसकी आयु 14 वर्ष से कम थी। बैरम खां अकबर का संरक्षक था। अकबर ने उसे अपना वकील यानी वजीर नियुक्त किया और उसे खाना की उपाधि विभूषित की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया। पानीपत यानी हरियाणा का दूसरा युद्ध जो है 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच लड़ा गया, जिसमें हेमू की पराजय हुई तथा बैरम खां ने उसकी हत्या कर दी। हेमू आदिल शाह का वजीर एवं सेनापति था। आदिल शाह की तरफ से उसने 24 युद्धों में भाग लिया था, जिनमें 22 में उसे विजय प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न है, पानीपत निम्नलिखित में से किस लड़ाई में मुख्य विरोधियों को सही ढंग से नहीं बताया गया? यानी पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच में, ये सही है। फिर है पानीपत की दूसरी लड़ाई हेमू और अकबर 1556 ईस्वी में। अब हेमू और अकबर, ये गलत हो जाएगा। हल्दी घाटी के युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में 1576 में। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है किनके बीच लड़ा गया?
तो ये है अकबर और हेमू के बीच में 1556 ईस्वी में लड़ा गया पानीपत का द्वितीय युद्ध। अकबर के नवरत्न के बारे में निम्न में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता? तो अकबर के नवरत्नों में से कौन सा? अबुल फजल वह अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा के लेखक थे। गलत। तो इसमें जो है बी वाला उत्तर सही होगा। कौन सा है? ये राजा मान सिंह अकबर के वित्त मंत्री थे। राजा मान सिंह जो है मेल नहीं खाता, ये वित्त मंत्री नहीं थे। बाकी सब सही हैं, बाकी सब सही हैं। अबुल फजल वह अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा के लेखक थे। आगे बढ़ेंगे तो अकबर के दरबार में नवरत्नों में राजा मान सिंह अकबर के प्रधान सेनापति थे, ना कि वित्त मंत्री। राजा मान सिंह क्या थे? प्रधान सेनापति थे, वित्त मंत्री नहीं थे। बाकी सब सही हैं। राजा मान सिंह जयपुर राजघराना के कछवाहा राजपूत थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो ये है मियाँ तानसेन। अकबर ने अपनी दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? मियाँ तानसेन को जो दरबारी संगीतज्ञ बनाया गया। अकबर ने मियाँ तानसेन को दरबारी संगीतज्ञ के रूप में नियुक्त किया था। वह अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अकबर के दरबार में आने वाले तानसेन रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में रहते थे, जहाँ से अकबर ने उन्हें अपने राज दरबार में बुलाया और उच्च स्थान प्रदान किया। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास, तानसेन को क्या कहा अकबर ने? कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि प्रदान की। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे। उनका उनका मकबरा जो है ग्वालियर में है। किसका? तानसेन का मकबरा कहाँ है? ग्वालियर में है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि रहीम खान। अकबर का प्रसिद्ध दरबारी अब्दुल रहीम खान खाना हिंदी का प्रमुख कवि था। रहीम के उपनाम से लिखे गए दोहे आज भी प्रसिद्ध हैं। अकबर के नवरत्नों में से एक अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबर की आत्मकथा तुज़-ए-बाबरी को उसके मूल तुर्की रूप से फारसी में अनुवादित किया था। अकबर का राजकवि फैजी अपने समय में श्रेष्ठ कवि था। अकबर का राजकवि फैजी अपने समय में श्रेष्ठ कवि था। अब आगे बढ़ेंगे। टोडरमल को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो टोडरमल को मुशर्रिफ ए दीवान के नाम से जाना जाता था। इन्होंने अकबर के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण के लिए एक नई व्यवस्था का प्रारंभ किया, जो जब्ती और आईने दहशाला व्यवस्था के नाम से जानी जाती थी। आगे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? किसके द्वारा बनवाया गया था? तो बुलंद दरवाजा जो है अकबर के द्वारा बनवाया गया। अकबर ने गुजरात विजय 1572 से 73 ईस्वी में की थी और फतेहपुर सीकरी नामक नगर की स्थापना कराई थी। एक वर्ग के इतिहासकारों का मत है कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में सम्राट अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण विजय स्तंभ के रूप में करवाया था, जबकि पर्सी ब्राउन ने इसका निर्माण दक्षिण विजय के उपलक्ष्य में बताया है। अकबर द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह जो है आगरे में है। बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के आगरे जिले के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसका निर्माण जो है मुगल सम्राट अकबर द्वारा करवाया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। इनमें से कौन सा मुगल सम्राट जो है अनपढ़ था? अकबर जो है अनपढ़ था। मुगल सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अनपढ़ था। अकबर का जन्म 1542 में राजपूत राजा वीर साल के अमरकोट के किले में हुआ था।
1540 ईस्वी में अकबर के पिता हुमायूं की कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में शेर शाह के हाथों हुई पराजय के बाद उसे 1555 ईस्वी तक शरणार्थी के रूप में रहना पड़ा, जिससे अकबर की शिक्षा का उचित प्रबंध नहीं किया जा सका। इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की है? तो धार्मिक नीति की आलोचना किसने की है? बदायूनी ने। अब्दुल कादिर बदायूनी अकबर की धार्मिक नीति का आलोचक था। उसने मुंतखब उत तवारीख नामक पुस्तक की रचना की। अब्दुल कादिर बदायूनी यानी बदायूनी की रचना कौन सी है? मुंतखब उत तवारीख। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में किनके बीच लड़ा गया? हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 में किसके बीच में लड़ा गया? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ा गया। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। हल्दी घाटी राजस्थान में है का युद्ध जो है जून 1576 ईस्वी में मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मुगल शासक अकबर के बीच हुआ था। इसमें मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह और आसफ खान ने किया था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से लड़ने वाले एकमात्र मुस्लिम सरदार हकीम खान सूर थे। इस युद्ध में महाराणा प्रताप पराजित हुए तथा उन्हें अरावली पहाड़ियों में शरण लेनी पड़ी। इसके बाद में भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? भारत में जहांगीर का शासनकाल 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक था। यह अकबर के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसके बचपन का नाम जो है सलीम था, यानी जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम। नेक्स्ट है, थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? तो जहांगीर से किस किले में मिला था? ये अजमेर के किले में। थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से अजमेर के किले में मिला था। वह ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में मुगल दरबार में आया। जेम्स प्रथम का राजदूत के रूप में जो है मुगल दरबार में आया था। किसके यहाँ? जहांगीर के यहाँ, जहांगीर के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? तो ये हैं औरंगजेब। औरंगजेब का व्यक्तिगत जीवन आदर्श था। वह अपने आचार विचार पर कठोर नियंत्रण करता था। वह सादा भोजन करता था और सादे वस्त्र पहनता था। वह शराब बिल्कुल नहीं पीता था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम लिखिए, बताइए। तो ये हैं औरंगजेब, इन्होंने दोबारा लगाया था। जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक औरंगजेब थे। जजिया गैर मुस्लिमों पर लगने वाला एक कर था। जजिया जो है एक गैर मुस्लिमों पर लगने वाला एक कर था। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में जो है मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? तो ये है औरंगजेब के में, यानी 1656 ईस्वी में शाहजहां के शासन काल में सर्वप्रथम शिवाजी के नेतृत्व में मराठों ने मुगलों के क्षेत्र पर आक्रमण किया, लेकिन मराठों एवं मुगलों के प्रत्यक्ष संघर्ष और औरंगजेब के शासनकाल में शुरू हुआ। 1665 ईस्वी में पुरंदर के युद्ध में शिवाजी का सामना मुगल सेनापति जयसिंह से हुआ। आगे चलकर 1680 ईस्वी में से 1607 ईस्वी तक मुगलों के खिलाफ मराठों का स्वतंत्रता संघर्ष जो है चलता रहा। औरंगजेब कौन थे? औरंगजेब किसके पुत्र थे? तो औरंगजेब जो है शाहजहां के पुत्र थे। औरंगजेब मुगल बादशाह शाहजहां और मुमताज महल का पुत्र था। इसके 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। इसके शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। इसका शासनकाल 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक था। ताजमहल के सुलेखक यानी कैलियोग्राफर क्या है प्रश्न? ताजमहल के सुलेखक ने 1648 ईस्वी में इसकी रचना की और पूरा किया। तो ये हैं अमानत खान शिराजी। शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम यानी मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया।
अमानत खान शिराजी ताजमहल का कैलीग्राफर था। ताजमहल के डिज़ाइनर का नाम उस्ताद अहमद लाहौरी था। यानी ताजमहल के डिज़ाइन किसने करी थी? उस्ताद अहमद लाहौरी ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। संगमरमर पर पियत्रा ड्यूरा यानी पित्रा ड्यूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किसके समय में बहुत लोकप्रिय था? तो ये जो है शाहजहाँ के शासनकाल में जो है पित्रा ड्यूरा बहुत ही प्रसिद्ध था। संगमरमर पत्थर में पित्रा ड्यूरा का काम मुगल शासक शाहजहाँ के समय में सबसे अधिक लोकप्रिय रहा। ताजमहल व आगरा के किले में मोती मस्जिद, मुसम्मन बुर्ज आदि में इसका उपयोग किया गया है। दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है वह निम्नलिखित में से ऐतिहासिक परिसर में स्थित है। तो यह है कुतुब मीनार परिसर। दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो है सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? कुतुब मीनार परिसर में। दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ कुतुब मीनार परिसर कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद परिसर में स्थित है। यह लौह स्तंभ भारतीय विज्ञान एवं वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है क्योंकि इसमें जंग नहीं लगी है। इसका निर्माण जो है गुप्त काल में किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित में से किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? तो सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना है। यह आकार एवं गौरव दोनों दृष्टियों से भारतीय इस्लामिक निर्माण कला का सम्मिश्रण प्रदर्शित करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम फरीद था। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम फरीद खां था। शेरशाह को शेर खान की उपाधि बहार खान लोहानी ने द्वारा दी गई। किसके द्वारा दी गई? बहार खान लोहानी द्वारा। शेरशाह का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? तो किस मुगल शासक के? हुमायूं के जो है सहयोगी थे। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? हुमायूं के जो है सहयोगी थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रसिद्ध फारसी चित्रकार, ये फारसी चित्रकार थे कौन? मीर सैयद अली मुगल शासक हुमायूं के सहयोगी थे। इसने अब्दुस समद के साथ मिलकर मुगल चित्रकला की नींव रखी। विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? तो ये है शाहजहाँ ने। शाहजहाँ ने दिल्ली शाहजहानाबाद में एक किला बनवाया था जो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किले के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी किले में प्रसिद्ध तख्ते ताउस रखा जाता था जिसे मयूर सिंहासन या मोर सिंहासन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मयूर सिंहासन या मोर सिंहासन या तख्ते ताउस कहा जाता था। पंचमहल किसमें स्थित है? पंचमहल जो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। पंचमहल का निर्माण मुगल बादशाह अकबर द्वारा करवाया गया था। इस इमारत का निर्माण फतेहपुर सीकरी के अंदर किया गया। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण कराया गया था? आगरा के किले का निर्माण जो है अकबर द्वारा कराया गया। आगरा के किले का निर्माण मुगल सम्राट अकबर के द्वारा करवाया गया। अकबर ने अपने शासनकाल में दीवाने आम, दीवाने खास, पंचमहल, तुर्की सुल्ताना का महल और जोधाबाई का महल आदि इमारतों का निर्माण जो है फतेहपुर सीकरी में करवाया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद किसके द्वारा बनाई गई है? ये शाहजहाँ के द्वारा। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद किसके द्वारा बनाई गई है? शाहजहाँ के द्वारा। यह प्रसिद्ध मस्जिद भारत की बड़ी मस्जिदों में से एक है। इसे मुगलों के शाही मस्जिद के रूप में भी जाना जाता था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। दिल्ली का लाल किला निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने बनवाया था? दिल्ली का लाल किला जो है शाहजहाँ ने बनवाया। लाल किला परिसर का निर्माण जो है भारत के 5वें मुगल बादशाह शाहजहाँ की नई राजधानी शाहजहानाबाद के किले के रूप में की गई थी।
लाल बलुआ पत्थर की इसकी विशाल घेराबंदी दीवार के कारण इसका नामकरण लाल किला के रूप में किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दिल्ली में स्थित प्रसिद्ध हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? वास्तुकार मिराग मिर्जा घियास। दिल्ली में स्थित हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? मिराग मिर्जा घियास। दिल्ली में स्थित हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार मिराग मिर्जा घियास यानी गियास थे, जिन्हें अफगानिस्तान में हेरात शहर से बुलवाया गया था। यह मकबरा हुमायूं की विधवा बेगम हमीदा बानो ने बनवाया था। यह 4 बाग शैली से बना है। वर्ष 1993 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करने की अनुमति दी है? तो शुल्क मुक्त व्यापार जो है औरंगजेब ने अनुमति दी थी। मुगल बादशाह औरंगजेब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार अनुमति दी थी। उसके बाद मुगल बादशाह फारूक हशीर ने 1717 ईस्वी में एक फरमान जारी किया, जिसमें अंग्रेजों को 3000 वार्षिक कर देकर जो है बंगाल में अतिरिक्त चुंगी दिए बिना व्यापार करने का अधिकार की पुष्टि की गई। अगले प्रश्न की ओर। मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देशी भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी। इस पुस्तक का नाम क्या है? तो इस पुस्तक का नाम है बाबरनामा। मुगल साम्राज्य की आधारशिला रखने वाले जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपनी जीवन संबंधी घटनाओं को एक ग्रंथ में स्वयं ही लिखा था, जिसे तुजुक ए बाबरी बाबरनामा कहते हैं। यह किताब तुर्की भाषा में लिखी गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। तारीख़ फिरोज शाही के लेखक कौन हैं? तारीख़ फिरोज शाही के लेखक जियाउद्दीन बर्नी हैं। जियाउद्दीन बर्नी एक इतिहासकार एवं राजनीतिक विचारक था, जो मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में भारत में रहा। तारीख़ फिरोज शाही उसकी प्रसिद्ध ऐतिहासिक कृति है। ज्ञातव्य है कि शम्स शिराज अफीफ ने भी तारीख़ फिरोज शाही की रचना की है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन है? अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक जो हैं अबुल फजल हैं। अबुल फजल। अकबरनामा अकबर के 9 रत्नों में से एक अबुल फजल द्वारा अकबर के शासनकाल के आधिकारिक वृत्तांत के रूप में लिखा गया। यह 3 भागों में है। इसका तीसरा भाग आईने अकबरी है। इसका तीसरा भाग क्या है? आईने अकबरी। तो आईने अकबरी को किसने लिखा? इसको भी अबुल फजल लिखेंगे। किसने लिखा? अबुल फजल ने लिखा। अब अगला प्रश्न है। अकबरनामा का खंड अकबर के प्रशासन, घर, सेना, राजस्व, आय और उसके साम्राज्य के भूगोल से संबंधित है, जिसे आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है तीसरा खंड है। तीसरा खंड अकबरनामा नामक ग्रंथ के लेखक अबुल फजल हैं। यह ग्रंथ 3 खंडों में लिखा गया है। इसके तीसरे खंड में अकबर के प्रशासन, घर, सेना, राजस्व, उसके साम्राज्य के भूगोल की जानकारी प्राप्त होती है। इसके तीसरे भाग को आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है? सीधा हुमायूं नामा जो है हुमायूं की। देखो बाबरनामा बाबर, मोहम्मद ताहिर शाहजहां नामा और तुर्के जहांगीरी जहांगीर। अगले प्रश्न की ओर। हुमायूं नामा की रचना मुगल बादशाह हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम द्वारा की गई है, जिसमें बाबर एवं हुमायूं के जीवन एवं उपलब्धियों का विवरण है। तुज के जहांगीर द्वारा रचित आत्मकथा है। बाबरनामा एवं तुज के बाबरी की रचना बाबर ने तुर्की भाषा में की थी। शाहजहांनामा के लेखक मोहम्मद ताहिर इनायत खां हैं। हुमायूं नामा के लेखक कौन थे? तो हुमायूं नामा के लेखक गुलबदन बेगम। वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? तो ये है रंगून में। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु 1862 ईस्वी में रंगून में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन अवध का
सॉरी निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? अवध का प्रथम नवाब कौन था? तो ये है शहादत खां। अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना ईरानी दल के नेता शहादत खान बुरहान उल मुल्क ने की थी। 1722 ईस्वी में शहादत खां को अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया। उसी के समय से उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया एवं नाम मात्र के लिए ही मुगल बादशाह के स्वामित्व की को स्वीकार करता रहा। वह अवध का पहला नवाब था। 1739 ईस्वी में शहादत खां की मृत्यु के पश्चात मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने शहादत खां के भतीजे एवं दामाद सफदरजंग को अवध के नवाब के रूप में नियुक्त किया। पहला कठपुतली मुगल सम्राट। पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? तो ये है जहांदार शाह। बहादुर शाह प्रथम के पश्चात ईरानी दल के नेता जुल्फिकार खां की सहायता से जहांदार शाह शासक बना। 1712 से 1713 ईस्वी। उसके शासनकाल में प्रशासन वास्तव में जुल्फिकार खां के हाथों में ही था, जो कि वजीर बन गया था। जो कि क्या बन गया था? वजीर बन गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो ये कोतवाल कहा जाता था। मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को कोतवाल कहा जाता था। उसकी नियुक्ति नगरीय क्षेत्रों में की जाती थी। सूबेदार सूबे या प्रांत प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। सरकार प्रशासनिक इकाई का प्रमुख अधिकारी फौजदार होता था। कौन होता था? फौजदार होता था। मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? मुगल शासन के दौरान जो है एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? तो यह है कानून और व्यवस्था बनाए रखना। कानून और व्यवस्था बनाए रखना कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए मुगल शासन के दौरान जो है कोतवाल नगर का कानून और व्यवस्था बनाए रखने वाला अधिकारी होता था। अब अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। मध्यकालीन भारत का इतिहास, उसमें विविध प्रश्नावली। तो इसमें पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन से संत शिव जी के समकालीन थे? शिव जी के समकालीन कौन था? डी यानी तुकाराम जो है शिवाजी के समकालीन थे। संत तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे। संत तुकाराम 17वीं शताब्दी के एक महान संत, कवि और महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के प्रमुख स्तंभ थे। अगला प्रश्न है, किस प्रश्न में अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद पाई गई थी? तो ये हैं शिवाजी के में। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसमें पाई गई? शिवाजी के में। अच्छा, अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद का गठन छत्रपति शिवाजी के द्वारा किया गया था, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों की नियुक्ति की गई थी। इसमें पेशवा, अमात्य, वाकिया, नवीस, मंत्री, सुमंत और दबीर, सुरुनवीस और सचिव, सर नौबत, सेनापति, पंडित राव और न्यायाधीश शामिल थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार गोरिल्ला रणनीति थी? तो गोरिल्ला रणनीति की नीति कौन अपनाता था? तो ये है मराठा सेना की ताकत छापामार यानी गोरिल्ला रणनीति थी। शिवाजी छापामार रणनीति में माहिर थे। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति जो है चित्पावन ब्राह्मण के एक परिवार द्वारा संभाली गई थी, जिसने पेशवा के रूप में शिवाजी के उत्तराधिकारियों की सेवा की थी। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य की शक्ति प्रभावी रूप से जो है पेशवाओं के हाथ में आ गई। पेशवा चित्पावन ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों की सेवा की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों की पेशवा के रूप में सेवा दी थी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया? तो ये जो है पूना यानी महाराष्ट्र जो है मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया। इसके बाद में निम्नलिखित मराठा प्रमुखों
मराठा प्रमुखों और उनके क्षेत्रों के संबंध मिलान करना है। तो इसका आंसर डी होगा। इसमें मिलान करने को देख लेते हैं। सिंधिया उज्जैन ग्वालियर में है, होलकर इंदौर में है, गायकवाड़ बड़ौदा में है और भोंसले नागपुर में है। यानी सिंधिया उज्जैन, होलकर इंदौर, गायकवाड़ बड़ौदा, भोंसले नागपुर। सिंधिया उज्जैन होलकर इंदौर, गायकवाड़ बड़ौदा, भोंसले नागपुर। भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है शासन करने वाले? तो इसमें जो है इल्तुतमिश 1211 से 1236, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 और शेरशाह सूरी जो है 1540 से 1545, अकबर 1556 से 1605 ईस्वी। बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किला, जिसे दक्खन का दरवाजा के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में किस यदुवंशी अहीर राजा द्वारा बनाया गया था? तो ये है आसा अहीर। बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ किला, जिसे दक्कन का दरवाजा के नाम से जाना जाता है, यदुवंशी अहीर राजा आसा अहीर द्वारा बनवाया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। वर्ष गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में खालसा के पंथ की नींव रखी थी। इस मत से दीक्षित प्रत्येक व्यक्ति को 5 ककार अर्थात केश, कंगा, कड़ा, कच्छा और कृपाण धारण करने की शपथ लेनी पड़ती थी और पुरुषों के नाम के अंत में सिंह तथा महिलाओं के नाम के अंत में कौर उपाधि दी जाती थी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। इसमें भी जो है मिलान करना है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध सबको मालूम है 1500 किसमें हुआ? 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध, हल्दीघाटी युद्ध 1576, पानीपत का प्रथम 1526 और तालीकोटा युद्ध 1565, प्लासी युद्ध 1757। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही हो गया? ए ऑप्शन। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। प्लासी का युद्ध जो है 1797 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला व अंग्रेजों के मध्य लड़ा गया। हल्दीघाटी का युद्ध मुगल सेना और मेवाड़ के बीच मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के मध्य 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। तालीकोटा का युद्ध 1565 में विजयनगर व बहमनी राज्यों बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर की संयुक्त सेनाओं के मध्य लड़ा गया था। इस संयुक्त सेना में बरार शामिल नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो कौन सा विकल्प 1506 जो है गुरु नानक देव का जन्मदिन, ये मेल नहीं खाता है। गुरु नानक देव का जन्म जो है 1469 ईस्वी में तलवंडी नामक पंजाब प्रांत के ननकाना साहब में हुआ था। वह खत्री परिवार से संबंधित थे। ये सिखों में पहले गुरु थे। अन्य सभी विकल्प सही सम्मिलित हैं। भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है? भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय रामानंद को जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन लाने का श्रेय जो है, प्रारंभ करने का श्रेय जो है रामानंद को जाता है। रामानुजाचार्य के शिष्य थे। रामानंद जो है रामानुजाचार्य के शिष्य थे। इन्होंने सगुण उपासना का पर बल दिया है। अपने संदेश के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी प्रयोग करने वाले प्रथम भक्ति संत निम्नलिखित में से कौन थे? तो ये है रामानंद। रामानंद जो है हिंदी का प्रयोग करते थे। फिर किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया? तो आदि ग्रंथ किसने संकलित किया? गुरु अर्जुन देव ने। गुरु अर्जुन देव ने जो है
10वें और आखिरी सिख गुरु कौन थे? 10वें और आखिरी सिख गुरु कौन थे? तो ये हैं गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह 10वें एवं आखिरी सिख गुरु थे। गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना साहिब बिहार में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह सिखों के खालसा पंथ के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन को प्रमाणित किया था। किसने प्रमाणित किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु ग्रंथ साहिब के संकलन को सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने प्रमाणित किया था। इस पवित्र ग्रंथ का संकलन जो है 5वें गुरु अर्जुन देव ने सन 1604 ईस्वी में किया था। दोस्तों आज का टॉपिक यहीं पर था। दोस्तों आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो में टॉपिक होगा आधुनिक भारत का इतिहास। धन्यवाद आप सभी का हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए।